See, the exercise 6C is about, I mean, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है एक्सरसाइज में, बट मिसलिनियस सम्स है, इसमें मिक्स टाइप के सम्स है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक काइंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 7, 8 ये सिमिलर सम्स है। ओके, एंड 4, 5, 6 ये सेम है। ओके, सो 4, 5, 6 थोड़े इजी है, तो आई स्टार्ट विथ 4, 5, 6। वो थोड़े इजी क्वेश्चंस है। एंड देन 2, 3, 7, 8 दे आर बेस्ड ऑन वर्क एंड वर्क फॉर्मूला, वर्क कॉन्सेप्ट। सो उसको उसके बाद करते हैं। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटिवली इजी है, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस पे वो क्वेश्चन। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन सेज a trader bought an article for rupees X, bought an article for rupees X, मतलब उसने खरीदा X रुपीज में। ओके, so that means the cost price is X, correct? Sold it for rupees 52, so that means selling price is 52, correct? Thereby making a profit of X minus 10%, मतलब profit percent is given to you as X minus 10%। प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। ठीक है, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का। ठीक है, आपको चाहिए तो 2-3 फॉर्मूलाज अगर लिखने हैं तो आप लिख सकते हो। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख के दे दूंगा। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इन इटसेल्फ क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक है एकदम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होता है हमारा प्रॉफिट, करेक्ट? तो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, करेक्ट? सो प्रॉफिट परसेंट की जगह पे आई विल राइट एक्स माइनस 10। ओके, प्रॉफिट परसेंट की जगह पे आई विल राइट एक्स माइनस 10, क्योंकि एक्स माइनस 10 इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? एस पी माइनस सी पी। सो एस पी माइनस सी पी, दैट इज एस पी माइनस सी पी। सी पी इज एक्स इंटू 100। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज 52 माइनस एक्स इंटू 100 है ये। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x 5200 माइनस 100x। शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100x माइनस 5200 इज 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 5200 इज 0। ओके, अब इसका आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे बड़े नंबर्स आएंगे ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, तो आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन होता नहीं है। या तो आप फॉर्मूला यूज़ करो, जो हमने क्वाड्रेटिक का बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ किया है वो। ठीक है, या तो कोई कोई क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं, तो उसमें आप कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे यू सी, जो मिडिल टर्म है और जो प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों में जीरोज है। सो कैसे होता है?
प्रोडक्ट के दो जीरोस को एंड जो सम वाला नंबर है उसके एक जीरो को आप इग्नोर करो एंड स्प्लिटिंग फाइंड करो। क्या कहा मैंने? प्रोडक्ट के अगर आप दो जीरो को एलिमिनेट कर रहे हो तो सम का एक जीरो इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, जस्ट इग्नोर कर रहे हो आंसर को इजीली फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को इग्नोर करता हूँ और इधर इसको इग्नोर कर रहा हूँ। अब क्या बचा? 9 और 52। 52 का फैक्टर्स ढूंढना है फॉर 9। क्या फैक्टर्स हो सकता है 52 का फॉर 9? 13 के टेबल में जाता है 52। सो 13 4 जा 52 होता है। करेक्ट, 13 4 जा 52, तो ये मिला। ठीक है, अब क्योंकि आपने ये जीरो जीरो कैंसिल किए थे ना, तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 40। सो आपके फैक्टर्स है 130 और 40। तो कभी अगर आपको इक्वेशन में जीरोस दिखेंगे, बहुत सारे, ज्यादा से ज्यादा जीरोस, ठीक है, तो कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे जितने जीरो कैंसिल कर रहे हो उसके आधे जीरो यहाँ पे कैंसिल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो नहीं कर सकते। बट अगर ऐसा बन रहा है, कभी कभी होता है, कभी कभी यहाँ पे चार जीरोज मिलेंगे आपको, यहाँ पे दो जीरो मिलेगी, तो उसको आप इग्नोर करके फैक्टर्स ढूंढ सकते हो। ओके, तो मैंने फैक्टर्स दे दिए आपको, सॉल्व इट। अच्छा, सॉल्व किया? क्या आंसर मिल रहा है? कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो जस्ट हैंड रेज करो, मैं आपको इमीडिएटली अनम्यूट कर दूंगा। कुछ भी डिस्कस करना है मुझे बताओ। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सॉल्व करोगे। 130x माइनस 40x टू 5200। ठीक है, तो आपको x मिलेगा -130 और x इज 40। ओके, हमें ढूंढना क्या था? वी हैड टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट x, सो योर कॉस्ट प्राइस इज ₹40। ओके, ये सारी है मैंने। सर और लॉस पर्सन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, लॉस परसेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉस परसेंट है हमारे पास। ठीक है, सो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला में क्या चेंजेस होते हैं? क्या दिया है आपको? द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स। ठीक है, मैं नेक्स्ट सम करता हूँ। आई होप ये कॉपी कर लिया बाकी लोगों ने। तो नेक्स्ट सम में अगेन दे आर सेइंग द कॉस्ट प्राइस इज एक्स। इट इज सोल्ड फॉर ₹27 दिस टाइम। सो दिस टाइम द सेलिंग प्राइस इज 27। ओके, द लॉस परसेंट इज x -5%। सो लॉस परसेंट इज x -5%। ठीक है, लॉस परसेंट, तो यहाँ पे हो गया लॉस परसेंट। ठीक है,
अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला सेम है। लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जैसे प्रॉफिट परसेंट था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला, लॉस का मतलब है दैट योर सेलिंग प्राइस इज लेस देन योर कॉस्ट प्राइस। करेक्ट। सो लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में दिया है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेम एज दिस सम। कर दिया सॉल्व। लॉस परसेंटेज एक्स माइनस 5, लॉस इज सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई। So x square minus 5x equals 100x minus 2700. Form the equation minus 100x plus 2700 is 0. So क्या होगा? इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 105x प्लस 2700 इज 0। ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? आप यहाँ पे 2700 को विदाउट फॉर्मूला अगर करेंगे तो स्प्लिट करके देखते हैं तो 100 इंटू 27, 50 इंटू 54, 135 इंटू 20। बट 135 इंटू 20 नहीं हो पाएगा आंसर।
क्योंकि आपको 135 × 20 के लिए ये नहीं हो सकता आंसर, बिकॉज आप -135 +20 लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो -2700 आएगा। आपको चाहिए +2700, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसको 60 से डिवाइड करके देखो, 60 से। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 = 24, 6 5 60 और 45 आएगा इसका स्प्लिटिंग। 60 और 45। सो इन दोनों को माइनस लेना होगा। -45x -60x +2700 इज 0। So x -45 -60 common, x -45 is 0. So x -45, x -60 is 0, x is 45 or x is 60, and both are your answer because both are positive. Okay. Sixth sum, cost price of an article is x, which is sold for rupees 152. Profit percent, same sum है ये. Profit percent is x plus 10%. फाइंड एक्स। ये वही प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो एक्स प्लस 10 इक्वल्स, प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी इंटू 100। तो x² + 10x, ये बिल्कुल सेम सम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। तो अब यहाँ पे देखो, वापस आप वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि दो जीरोस इधर है, एक जीरो इधर है, तो इसको इग्नोर करके 152 का फैक्टर्स ढूंढ सकते हो। फैक्टर्स होगा 152 का। 19 के टेबल में जाता है 152, 19 के टेबल। सो 19 8 जा 152। सो आपको क्या चाहिए, आपको 11 एंड 152 चाहिए। सो 19 8 जा 152 एंड 11 कैसे आ जाएगा, +19 -8। ओके, और क्योंकि हमने जीरो जीरोस लिए थे तो यहाँ पे एक एक जीरो ऐड कर दो। सो दिस इज 190 -80।
Okay, these were the three easy sums. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2378 करते फिर। दिस इज डन। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है सबका। So we can start with question number 2. See, question number 2, 3, 7, 8, they are based on work concept. Work. अब ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, वर्क वाला। ठीक है, वर्क का कॉन्सेप्ट उसको ध्यान से देखना। इजी है बट नया है आपके लिए। ठीक है, सो दे आर सेइंग दैट ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स प्लस 16 days। अब इसमें क्या होता है, देखो आपको समझना है दैट मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन ए। ठीक है, एंड वो कोई पर्टिकुलर काम है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लर्निंग अ चैप्टर। ठीक है, सो टू लर्न दैट चैप्टर ही इज टेकिंग 3 days। ओके, कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, पर्सन बी, वो उस चैप्टर को लर्न करने के लिए, ठीक है, 2 days लगा रहा है। ओके, तो इसमें होता क्या है, आपको ये उनका टोटल वर्क करने का टाइम है। ठीक है, टोटल वर्क करने का टाइम क्या है उनका, पर्सन ए का 3 days है, पर्सन बी का 2 days है। ओके, तो उनका 1 day का वर्क कितना होता है, 1 day का वर्क। तो आप मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट अलाउ यू टू अनम्यूट योर सेल्फ, सेटिंग्स को चेंज करके, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। किसी को अगर कुछ भी हो तो पूछ सके मुझे इमीजिएटली। हाँ, सो मैं बता रहा हूँ कि 1 day वर्क, जो जो पर्सन बी है वो चैप्टर को 2 दिन में लर्न करता है। ठीक है, तो वो एक दिन में कितना काम करता है, वो एक दिन में कितना चैप्टर करेगा, 2 दिन में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करता है। ठीक है, तो वो एक दिन में हाफ चैप्टर करेगा। करेक्ट, तो 2 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। जो पर्सन ए है वो 3 दिन में पूरा चैप्टर लर्न करता है, तो दैट मीन्स वो एक दिन में 1/3 करेगा। है मैं राइट, वो एक दिन में 1/3 करेगा। तो जितना आपका टोटल नंबर ऑफ डेज आपको लगता है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल होता है योर 1 day वर्क। ओके, जितना आपको टोटल नंबर ऑफ डेज लगता है कोई भी काम करने के लिए, उसका रेसिप्रोकल होता है आपका 1 day का वर्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर्स है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है। ठीक है, वर्कर ए और वर्कर बी है। ओके, वर्कर ए काम 10 दिन में करता है। ठीक है, वर्कर बी काम 15 days में करता है। ठीक है, तो वर्कर ए ने एक दिन में कितना काम किया, ठीक है, वर्कर ए ने एक दिन में कितना काम किया, 1/10 काम कर लिया। करेक्ट,
वर्कर बी ने एक दिन में कितना काम किया, 1/15 काम किया। ठीक है। सो इतना समझ में आया आपको कि वन डे वर्क क्या होता है? वन डे वर्क होता है टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल। ओके। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, ए जो है वो उस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। और बी 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? क्या 10 + 15 25 डेज लगेगा उनको काम करने में, अगर वो नहीं। साथ में कर रहे तो? उससे कम लगेगा। करेक्ट। इनफैक्ट ए को 10 डेज लग रहा है, बी को 15 डेज लग रहा है, तो मतलब 10 डेज से भी कम टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। करेक्ट, 6 डेज 7 डेज जो भी होगा। ओके। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? डायरेक्टली ऐड नहीं होती चीजें यहाँ पे, बिकॉज ये वर्क है। तो वर्क में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एक जन एक काम 10 दिन में कर रहा है, दूसरा 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिल के वो काम 25 डेज में नहीं करेंगे, वो दोनों मिल के उस काम को और कम करेंगे, उल्टा होता है। ठीक है, इसलिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो चीज उल्टा हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, इसी कॉन्सेप्ट को लेके ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन में क्या होता है, सी दे आर सेइंग ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। सो ए है हमारे पास, ही कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। बी कैन डू अ पीस ऑफ द सेम पीस ऑफ वर्क इन x + 16 डेज। सो बी कर रहा है x + 16 डेज में। ठीक है। अब इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू द वर्क इन 15 डेज, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं A + B, तो दे आर फिनिशिंग द वर्क इन 15 डेज। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया है। इंफॉर्मेशन समझ में आया? ए कैन डू द वर्क इन एक्स डेज, बी कैन डू द वर्क इन x + 16 डेज, और जब साथ में काम कर रहे हैं तो दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ओके। अब मैं तीनों कंडीशंस का वन डे वर्क निकालता हूँ। ठीक है, वन डे वर्क। तो आप लोग मुझे बताओ, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x करेगा। करेक्ट। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x + 16। एंड जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं A + B, ठीक है, काम 15 डेज में कंप्लीट हो रहा है। ओके। तो जब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं तो वो साथ में एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/15 काम करेंगे, क्योंकि 15 डेज में पूरा काम कंप्लीट करते हैं साथ में मिलके। तो एक दिन में 1/15 काम करेंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? आई जस्ट रिपीट अगेन। ठीक है, कि एक दिन में, सी दिस इज द टोटल टाइम दे टेक टू डू द वर्क। तो ए एक्स डेज लगाता है तो एक दिन में वो 1/x काम करता है। बी अगर अकेला काम करेगा तो ही टेक्स x + 16 डेज, तो एक दिन में वो 1/x + 16 काम करता है। ठीक है। जब वो साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो वो लोग 15 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। तो मतलब साथ में काम करते वक्त एक दिन में वो लोग 1/15 काम कर रहे हैं। ओके। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, कि ए का वन डे वर्क प्लस बी का वन डे वर्क इज इक्वल्स टू A + B का वन डे वर्क। जितना ए एक दिन में काम करता है और जितना बी एक दिन में काम करता है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा A + B एक दिन में कितना काम करता है। करेक्ट। मेरे पास है ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1/x। बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1/x + 16। और A + B मिल के एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/1/15। समझे? तो इस इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना होता है। ओके। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, तो ये जो वर्क वाले सम्स होते हैं, वर्क वाले सम्स, ओके, इन सारे सम्स में हमेशा जो नंबर ऑफ डेज आपको दिया होता है उसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो ए का वर्क उसका रेसिप्रोकल, बी का वर्क उसका रेसिप्रोकल, और दोनों को ऐड करके दोनों का मिलके वर्क उसका रेसिप्रोकल। सब चीज रेसिप्रोकल हो जाती है यहाँ पे।
क्यों रेसिप्रोकल होती है? बिकॉज मैंने आपको बताया कि 1 डे वर्क निकालते हैं उनका हम, 1 डे का वर्क। ठीक है, डायरेक्टली डेज ऐड नहीं हो सकता, मैंने आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट में बताया था ना कि डायरेक्टली डे ऐड नहीं हो सकता डेज। ओके, जैसे मैंने ये वाला जो एग्जांपल था कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 डेज में काम करता है, और लेट्स से यहाँ पे मैं ऐड कर देता ए प्लस बी मिल के 6 डेज में काम करते हैं। तो ए प्लस बी अगर मिल के 6 डेज में काम करते हैं तो एक दिन में 1/6 काम हो रहा है ना? वैसे होता है ये कॉन्सेप्ट। समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। अब वर्क की जगह पे यहाँ पे 1 डे वर्क की जगह पे कुछ भी और चीजें भी आ सकती है, वर्ड्स कुछ और भी यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं समझ में आया, जस्ट रेज योर हैंड या अनम्यूट करो एंड जस्ट आस्क मी, तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे उस चीज पे। 1/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। प्रैक्टिस बहुत ही ईजी है इसके। 240 को सबसे सिंपल स्प्लिट क्या होता है? 240 का 24 × 10, सिंपल। तो आपको स्प्लिटिंग मिल जाएगा। सर, यस। 6B एक्सरसाइज के डिजिट सम्स बाकी है ना? यस 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 यस। अच्छा, 6B के डिजिट समझना। हाँ करते हैं हम, इसकी बात करते हैं। हम्म। 6B। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया ना, ये सॉल्व कर लिया। फैक्टर्स विल बी -24x +10x -240। So when you solve it further, you will get x as 24 और x is -10। ठीक है, तो x 24 मिला, हमें फाइंड क्या करना था? हमें x ही फाइंड करना था ना। सो यस, मिल गया x 24। एक्चुअली वो डेज में है, सो x इज 24 डेज, ऐसा लिख दो। ठीक है।
डन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सेज वन पाइप कैन फिल द किस्टन। किस्टन मतलब जस्ट अ बकेट समझो आप, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में। सो वन पाइप कैन फिल द किस्टन इन 3 hours लेस देन द अदर। ठीक है, मतलब जैसे दो पाइप्स है, ठीक है, पाइप ए एंड पाइप बी। ओके, लेट्स से पाइप ए जो है वो किस्टन को एक्स आवर्स में फिल करता है। ठीक है, टोटल टाइम एक्स आवर्स में फिल करता है। तो दूसरा पाइप क्या करता है, इट टेक्स 3 hours लेस देन द अदर पाइप। तो 3 hours लेस मतलब एक्स माइनस 3 hours लेगा ये टू फिल द किस्टन। ठीक है, ये उनका टोटल टाइम हुआ। ओके, आप समझ रहे हो, आवर्स है यहाँ पे, आवर्स यूनिट, यहाँ पे आवर्स है, प्रीवियस समय यूनिट डेज था, यहाँ पे आवर्स है। ठीक है, सो पाइप ए एक्स आवर्स में फिल करता है, पाइप बी एक्स माइनस 3 hours में करेगा। ठीक है, ये टोटल टाइम है। तो मतलब ये जो पाइप ए और बी है वो 1 hour में कितना करेंगे, 1 hour में। पाइप ए 1 hour में कितना फिल करेगा, 1/x। पाइप बी 1 hour में कितना करेगा, 1/x-3। ठीक है, द टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल द किस्टन इन 6 hours 40 minutes when A and B pipe are working together। ठीक है, they can fill the piston in 6 hours and 40 minutes। करेक्ट। तो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं, when they are working together they can fill the piston in 6 hours and 40 minutes। so how much piston do they fill in 1 hour when they are working together? तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 6 hours 40 minutes का रेसिप्रोकल कैसे होगा, पहली बात तो आपको 6 hours 40 minutes को रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, सो 6 hours 40 minutes को लिखते कैसे, 640/60। ओके, बिकॉज 40 minutes है ना, 40 minutes है तो उसको लिखते कैसे, 40/60। इसमें कैंसिलेशन होगा, सो दिस विल बिकम 6/2/3। करेक्ट, और 6/2/3 का जब मैं मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा तो इट विल बी 6 3 18 + 2 20/3। ओके, 20/3। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, दिस पार्ट। ओके, सो 20/3 hours द टोटल टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी। सो 1 घंटे में वो कितना करेंगे, 1 घंटे में पाइप ए और बी मिलके कितना करेंगे, 20/3 का रेसिप्रोकल, दैट इज 3/20। जो भी वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल, तो उससे मिला मुझे 1 hour का टाइम। नाउ पाइप ए प्लस पाइप बी इज इक्वल्स टू पाइप ए प्लस बी। ठीक है, इन 1 hour, दिस इज ऑल इन 1 hour। ठीक है, तो पाइप ए 1 घंटे में कितना करता है, 1/x। पाइप बी 1 घंटे में कितना करता है, 1/x-3। और दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करते हैं, 3/20। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट।
इंटू 60, 180 के फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे फॉर 49। 180, 36 5 180, 36 5, ये कैसे होगा? 49 चाहिए ना, 49। मुश्किल है। ये आ गया ना, 4 इंटू 45, सिंपली आ गया एकदम। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप टू फिल द किस्टन। तो ये जो फ्रैक्शन वाला है इसको आप इग्नोर करो, बिकॉज फ्रैक्शन वाला आंसर हो ही नहीं सकता 4/3, क्योंकि पाइप बी ने x-3 आवर्स में फिल किया है। 4/3 -3 करोगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर है x का 15। सो पाइप ए ने कितना टाइम लिया? x आवर्स, मतलब 15 आवर्स। और पाइप बी का टाइम कैसे मिलेगा? पाइप बी का टाइम x-3 आवर्स है, दैट इज 15 - 3, 12 आवर्स। ठीक है, तो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में स्टेटमेंट लिखना सही रहता है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना चाहिए आपको। ठीक है, मैं भी स्टेटमेंट लिखता हूँ, दैट टाइम टेकन बाय, यस क्रिया। सर फ्रैक्शन वाला क्यों निग्लेक्ट किया? फ्रैक्शन वाला निगलेक्ट किया बिकॉज अगर आप x को 4/3 लोगे तो जब आप टाइम पाइप बी का टाइम फाइंड करोगे तो वो 4/3 - 3 हो जाएगा, तो नेगेटिव आंसर आएगा। 4/3 छोटा होता है 3 से, हम्म। तो टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो टाइम टेकन बाय पाइप ए इज 15 आवर्स एंड पाइप बी इज 12 आवर्स। प्रॉपरली कॉपी करना हर एक चीज को अच्छे से। सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है। ठीक है, कभी वो लोग ऐसे बोलेंगे कि टाइम टेकन टू फिल द किस्टन, कभी वो बोलेंगे टाइम टेकन टू एम्प्टी द किस्टन या एम्प्टी द टैंक। ठीक है, जितना टाइम फिल करने में लगता है उतना ही टाइम एम्प्टी करने में लगता है। ओके, तो फिल और एम्प्टी से कंफ्यूज नहीं हो जाने का, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, जैसे समझो अगर एक पाइप है, ठीक है, और वो एक टैंक के अंदर जा रहा है पाइप ऐसा। ठीक है, तो इस पाइप से जितना पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर सेम पाइप आप टैंक के यहाँ पे नीचे लगा दो ऐसा, तो जितने टाइम में पानी फिल होगा उतना टाइम लगेगा पानी को खत्म कर, टैंक को खाली करने में। ठीक है, तो पाइप से पानी टैंक में फिल हो रहा है या पाइप से पानी टैंक का खाली हो रहा है, दोनों में सेम ही टाइम लगता है अगर पाइप की साइज सेम होती है तो। ओके,
तो कभी फिल वाला क्वेश्चन देंगे, कभी एम्प्टी वाला क्वेश्चन देंगे, बात एक ही है। ये हो गया। वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 7। सेम ऐसा पैटर्न बनाओ जैसे मैंने ये बनाया ना, यहाँ पाइप ए, पाइप बी, पाइप ए प्लस बी, ऐसे सेम तरीके से बनाओ, सेम लिखो प्रॉपर एकदम। आई होप सबने कॉपी कर लिया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन एम्प्टी द किस्टन इन, अच्छा पहले ही उन्होंने ए प्लस बी का दे दिया, नो प्रॉब्लम। सो पाइप ए, टोटल टाइम उन्होंने दिया है, तो टोटल टाइम है 420/21 में दिया है। इफ वन पाइप टेक्स 5 minutes मोर देन द अदर पाइप, तो अगर आप एक का x लोगे तो 5 minutes मोर मतलब x+5 हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मिनट्स। टोटल टाइम भी मिनट्स में है, ये भी मिनट्स में, तो सबको मिनट्स में ही रहने देते, कुछ चेंज नहीं करते। ठीक है। सो एक पाइप का हमने x ले लिया, तो दूसरे का x+5 हो जाएगा, बिकॉज इट टेक्स 5 minutes मोर, एंड दोनों मिलके दे टेक 420/21 मिनट्स। ओके। ना 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में वो कितना फिल कर रहे हो, तो पाइप ए 1/x करेगा, पाइप बी 1/x+5 करेगा। ठीक है। और पाइप ए प्लस बी, फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ेगा ना, तो ये फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, 21 4 ज़ा 84 +20, 104/21, तो ये 21/104 हो जाएगा, है ना। फिर तो आपको पता ही है कि पाइप ए का 1 मिनट का काम, पाइप बी का 1 मिनट का काम इज इक्वल्स टू दोनों के मिल के 1 मिनट का काम। ठीक है, ए प्लस बी, बस इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। कुछ इक्वेशन सही नहीं लग रहा है, जस्ट मिनट। 21/4, 2x+5, 0.804 × 5, 20, 21, x 20 square।
इक्वेशन में कुछ, ये इक्वेशन सॉल्व किया किसी ने? क्या इक्वेशन क्या मिल रहा है? कुछ तो कैलकुलेशन इक्वेशन। साइन क्या आएगी यहाँ पे? प्लस है सो माइनस। कैलकुलेशन फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं आप लोग को इसमें? X 168 और 65। 520 into 21. 520 into 21 is 109,920, and 12920 के लिए 168 into 65 करेंगे तो 10920 आएगा, करेक्ट? So your factors are 168 into 65. डिफिकल्ट था ये, आपको मोस्टली फॉर्मूला से ही शायद करना पड़ेगा ये। यहाँ पे 21x कॉमन आ जाएगा, सो x माइनस 8 बचेगा, एंड यहाँ पे 65 कॉमन आएगा तो x माइनस 8 बचेगा। सो x माइनस 8 इज वन ब्रैकेट, 21x प्लस 65 इज अनदर ब्रैकेट, सो x इज 8 मिलेगा आपको। x 8 मिलने का मतलब है कि पाइप ए टेक्स 8 मिनट्स। ठीक है, अगर पाइप ए 8 मिनट्स लेगा तो पाइप बी कितना टाइम लेगा? 8 प्लस 5 13 मिनट्स। ठीक है, सो फाइनल आंसर आप यहाँ पे लिख देना, देयरफॉर द पाइप्स टेक 8 minutes and 13 minutes to fill the kiston. नहीं, to empty the kiston. fill, sorry. To fill the kiston.
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए नहीं है। ये नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। सो आई होप सबने ये कॉपी कर लिया ये वाला। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सी, कॉन्सेप्ट सेम है, दैट इन ऑर्डर टू फिल एन एम्प्टी स्विमिंग पूल completely, the pipe of a larger diameter, ठीक है, मतलब एक है लार्ज पाइप, alone takes 10 hours less than the time taken by the pipe of smaller diameter. So एक है स्मॉल पाइप। सो लार्ज पाइप जो है वो 10 आवर्स लेस लेता है स्मॉल पाइप से। सो विल टेक, सो द टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल पाइप के टाइम को x ले लेते हैं। तो लार्ज पाइप का टाइम क्या होगा, x -10 हो जाएगा। करेक्ट। इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायामीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, सो जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है उसको हमने 4 आवर्स के लिए यूज किया है। करेक्ट, 4 आवर्स के लिए हमने यूज किया उसको। एंड जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है उसको हमने 9 आवर्स के लिए यूज किया। स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को 9 आवर्स के लिए। हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड, हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड मतलब हाफ पूल फिल हुआ है। हाफ पूल फिल कब हुआ, ठीक है, देखो, टोटल टाइम जो आपका लार्ज पाइप है वो टोटल टाइम लेता है x -10 आवर्स। करेक्ट। तो वो 1 आवर में कितना फिल करेगा, इन 1 आवर, 1/x-10। करेक्ट। जो आपका स्मॉल पाइप है जो x आवर्स लेता है फुल करने में, वो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/x। ठीक है। तो जो आपका बड़ा पाइप है वो 1 घंटे में 1/x-10 फिल करता है। जो आपका छोटा पाइप है वो 1 घंटे में 1/x फिल करता है। लेकिन आपने उनको एक एक घंटे के लिए यूज नहीं किया, यहाँ पे एक एक घंटे वाला इक्वेशन नहीं है। उन्होंने क्या बोला है कि जो लार्ज पाइप है वो 4 आवर्स के लिए यूज हुआ है, तो वो 1 घंटे में इतना भरता है, तो 4 आवर्स में × 4 भरेगा। प्लस जो स्मॉल पाइप है वो 1 घंटे में 1/x भरता है, तो 9 आवर्स में कितना भरेगा, 1/x × 9। और ये करने के बाद, ये पाइप 4 आवर्स चल रहा है, ये पाइप 9 आवर्स चल रहा है, और इसको इतना टाइम यूज करने के बाद जो आपका पूल है वो हाफ फिल हुआ है। ठीक है, वो आपका जो पूल है वो हाफ फिल हुआ है, तो इसलिए मैंने लिख दिया 1/2। अगर पूरा फिल हो गया होता तो हम सिर्फ 1 लिखते। 1 मतलब टोटल वर्क होता है। ओके, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा अभी, 4/x-10 प्लस 9/x = 1/2। इसको आपको सॉल्व करना है।
3 से डिवाइड करेंगे 45, तो 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये भी नहीं आ रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई 36 इंटू 5, ये भी नहीं हो रहा है। 2 से डिवाइड करते 18 इंटू 10, 9 इंटू 20 इंटू 60। 2 से करेंगे तो 6 इंटू 30, 30 इंटू 6 will be our factor. थर्टी इंटू सिक्स इज योर, दोनों माइनस रहेंगे। एक्स इज 6 और एक्स इज 30 मिलेगा, बट एक्स को आप 6 तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक्स को 6 ले लोगे तो x-10 नेगेटिव में चले जाएगा, तो इसलिए एक्स को 6 में 6 नहीं ले सकते, एक्स को 30 लेंगे। ठीक है, तो एक्स इज 30। हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी आवर्स विल द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर अलोन विल फिल द पूल। जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप, तो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप विल बी x-10, मतलब 30 - 10, that is 20 hours. This will be your answer. Okay. तो जी एक्सरसाइज बी में से 3 सम बाकी थे, 2 डिजिट वाले, वो वाले करवा देता हूँ मैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 9, वो 2 डिजिट के सम्स थे। ये हो गया है। यस, बोलो प्रिया। सर 7 भी कराना ना, उस दिन नहीं किया था। 7 नहीं किया था, चलो 7। अच्छा, सो एक्सरसाइज 6B के जो पेंडिंग सम्स थे वो देख लेते हैं। 7th वाला ही देखता हूँ पहले। 7th वाले में वो 3 वाला रेशियो था। ठीक है, तो 3 रेशियो में मैंने क्या बताया था कि आपको 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 दिया है। तो पहले आप इसका एलसीएम लो। 12 एलसीएम होगा इसका, 12। ठीक है, सो 12 एलसीएम है तो दिस विल बी 3/12 रेशियो 4/12 रेशियो 6/12। ठीक है, अब बिकॉज ये रेशियो है तो इस 12 12 को इग्नोर करो, तो आपका रेशियो बन गया 3:4:6।
So the three positive numbers are in the ratio 3:4:6. Okay, so let the common multiple be x. तो आपके नंबर्स क्या हुए? 3x, 4x एंड 6x. एक ही वेरिएबल आएगा इसमें. ओके, अब उन्होंने बोला है कि व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर मतलब 4x का होल स्क्वायर, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसे सब्ट्रैक्ट किया उसको? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर. मतलब जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स है, जैसे 3x का स्क्वायर और 6x के स्क्वायर, इसमें से आपने 4x के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है. सो योर रिजल्ट इज 25. लैंग्वेज को समझो. 4x का द स्क्वायर, मिडल नंबर का जो स्क्वायर है, इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. ठीक है, फ्रॉम वर्ड. जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 12 - 5, तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ? 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12. ठीक है, तो 5 बाद में लिखता हूँ, 12 पहले लिखता हूँ. 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12. करेक्ट. तो इसी तरह से स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, ठीक है, is subtracted from the sum of the squares of the other numbers. This is your middle number. It's subtracted from the sum of the squares of other two numbers. Okay, so 9x square plus 36x square minus 16x square equals 725. Okay, so ये हो जाएगा 29x square equals 725. ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 25. सो x इज 5. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द नंबर्स. अगर x 5 मिल गया तो योर फर्स्ट नंबर इज 3 × 5 15. योर नेक्स्ट नंबर इज 4x, मतलब 4 × 5 20, एंड लास्ट नंबर इज 6x, 6 × 5 30. These are your three numbers, 15, 20 and 30. जल्दी से ये करो, फिर विल डू द 2-digit one. ओके, तो करते हैं बाकी के क्वेश्चंस. Question number 4. The product. अब क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक बार मैं आपको 2-digit के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ. ठीक है, 2-digit नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ नंबर 23, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट्स डिजिट और इसको हम बोलते हैं टेंथ डिजिट. करेक्ट. तो इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू होती है. प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि जो यूनिट्स डिजिट है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, जो टेंथ डिजिट है वो
10 से मल्टीप्लाई होता है। तो 10th डिजिट की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 20, यूनिट्स डिजिट की वैल्यू 3 इंटू 1 3, तो टोटल ये नंबर बनता है 23। ओके, इन द सेम मैनर अगर आपको डिजिट्स पता नहीं है तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जो यूनिट्स डिजिट होता है उसको आप y लेते हो। ठीक है, जो यूनिट्स डिजिट होता है उस जो यूनिट्स डिजिट होता है उसको आप y लेते हो, जो टेंथ डिजिट होता है उसको आप x लेते हो। ठीक है, तो आपका नंबर क्या बनता है, यूनिट्स डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होता है, टेंथ डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होता है, सो योर नंबर बिकम्स 10x प्लस y। सो कोई भी टू डिजिट नंबर होता है, कोई भी टू डिजिट नंबर, द टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस y। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, वैसे आपको याद ही रखना है कोई भी टू डिजिट नंबर आता है, कभी टू डिजिट नंबर या ऐसे बोलते हैं ओरिजिनल डिजिट, कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं ओरिजिनल डिजिट, ओरिजिनल नंबर लिखते हैं। टू डिजिट नंबर या ओरिजिनल नंबर, इन दोनों का मतलब होता है 10x प्लस y। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि अगर आपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मीन्स यूनिट डिजिट को टेंस पे लाया और टेंस डिजिट को यूनिट पे लाया, तो नंबर 32 बन जाएगा, नंबर 32 बन जाएगा। करेक्ट, तो मतलब x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया या अपने नंबर को रिवर्स कर दिया। ठीक है, आपने डिजिट्स को इंटरचेंज किया या अपने नंबर को रिवर्स किया, ऐसा बोलते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं। तो इस केस में आपका नंबर क्या बन जाता है, इस केस में आपका नंबर बन जाता है 10y प्लस x। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको। थर्ड एक और याद रख सकते हो, कभी कभी वो कहते हैं सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब आपके डिजिट्स क्या है, यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 3 प्लस 2 इसको कहते हैं सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, तो जैसे अगर मुझे डिजिट्स नहीं पता है तो मेरे डिजिट्स होते हैं एक्स और वाई, तो सम ऑफ द डिजिट्स होता है एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये तीन फॉर्मूला को आपको याद रखना है अच्छे से, टू डिजिट वाले, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैंने इसको शेयर कर दिया है ग्रुप पे। अभी हम सम्स देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन। The question says product of the digits of a two digit number is 24। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, एक्स वाई, वो दिया हुआ है आपको 24। ठीक है, इफ इट्स यूनिट्स डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस इट्स टेंस डिजिट, ये होता है मेरा यूनिट्स डिजिट और ये होता है मेरा टेंस डिजिट। ठीक है, तो जो यूनिट्स डिजिट है, यूनिट्स डिजिट मतलब वाई, एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब फाइव, सॉरी माइनस साइन, तो यूनिट्स डिजिट एक्सीड्स द टेंस डिजिट, नहीं ट्वाइस द टेंस डिजिट, ट्वाइस द टेंस डिजिट बाय 2। समझ रहे हैं क्या इक्वेशन मिला, यूनिट्स डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस द टेंस डिजिट बाय 2। ओके, ये मेरा इक्वेशन 1 है। इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 प्लस 2x, so substitute this value of y in equation 1।
ठीक है, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो आपका इक्वेशन 1 था xy is 24। सो y की जगह पे आई कैन राइट 2 + 2x is 24। सो 2x + 2x square is 24। 2 कॉमन ले लो। सो x + x square is 12। सो x square + x - 12 is 0। ये आपका टर्म आ गया, इक्वेशन आ गया। Just solve this equation simply and find the value of x. x मिलने के बाद your y is 2 + 2x। सब्सटीट्यूट करके y भी फाइंड करो और x और y मिलने के बाद आपको नंबर मिल जाएगा। क्या आंसर मिला x का? -4 और 3। 3 तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता यहाँ पे बिकॉज इट्स अ नंबर। सो 3 हम x का आंसर लेंगे। ठीक है, तो अगर x 3 मिलेगा तो y क्या मिलेगा? 3 8 मिल जाएगा y। करेक्ट। तो अगर x 3 है और y 8 है तो योर नंबर इज 38। ठीक है, डन। आप चाहिए तो आपका आंसर चेक भी कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज 24। तो 3 × 8 करोगे तो 24 मिलेगा। द यूनिट्स डिजिट 8 है, एक्सीड्स ट्वाइस द टेंस डिजिट। टेंस डिजिट 3 है, उसका ट्वाइस 6 होता है, उससे 2 बड़ा है 8। इसे नंबर को चेक भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8, two digit number is such that product, again same, they are saying product of the digits is 18, product of the digits is 18, so xy is 18,
18. When 63 is subtracted from the number मतलब 2 digit number, ठीक है, the digits are reversed. When 63 is subtracted from the number का मतलब होता है 2 digit number. ओके, तो जो आपका 2 digit नंबर है, 2 digit नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10x प्लस वाई से। उसमें से 63 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो रहा है? डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, मतलब रिवर्स नंबर मिल जाता है। और रिवर्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10y प्लस एक्स से, 10y प्लस एक्स। ठीक है, सो 10x प्लस वाई आपका ओरिजिनल नंबर है, उसमें से जब 63 सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इससे मुझे मिल जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो मैं नंबर्स को शिफ्ट करता हूँ। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल 63। So this is 9x minus 9y is 63. 9 in the bracket, 9 डिवाइड कर देंगे तो x minus y 7 मिलेगा. So x is 7 plus y. You can substitute this x is 7 plus y in equation 1. ठीक है, तो x की जगह पे आई विल राइट 7 प्लस वाई, so 7y plus y square is 18. So y square plus 7y minus 18 is 0. सिंपल छोटा सा इक्वेशन बनेगा। 9 2 जा 18। तो y मुझे 2 मिल रहा है। y अगर 2 मिल रहा है तो x क्या मिलेगा? 7 प्लस वाई मतलब 7 प्लस 2 मतलब 9। तो x 9 मिला, therefore the number is 92। ठीक है, लास्ट करते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9।
टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है? 10x plus y is 4 times the sum of its digits. 4 times the sum of its digits मतलब x plus y. ठीक है, टू डिजिट नंबर होता है 10x plus y. टू डिजिट नंबर बोलो, ओरिजिनल नंबर बोलो, सिर्फ नंबर लिखो, उसका मतलब होता है 10x plus y. ठीक है, इज 4 times द सम ऑफ द डिजिट्स. ये हो गया एक. ठीक है, एंड एंड वापस एक और चीज कंटिन्यूएशन में है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. मतलब जो टू डिजिट नंबर है ना, ठीक है, इट इज 4 times द सम ऑफ द डिजिट, ये एक बात हो गई. ठीक है, एंड दिस टू डिजिट नंबर इज ऑल्सो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. तो दूसरा इक्वेशन क्या है? दिस टू डिजिट नंबर इज ऑल्सो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. मतलब 2x plus y हो गया, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. समझा? मतलब ये एक ही टू डिजिट नंबर जो वर्ड है ना, ये जो टर्म है, ये कॉमन है आगे की दो स्टेटमेंट्स के लिए. टू डिजिट नंबर इज 4 times द सम ऑफ द डिजिट्स, टू डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. 10x plus y इक्वल्स 4x plus 4y. माइनस करेंगे तो क्या होगा? 6x इक्वल्स 3y आएगा आपको. ठीक है, सो 3 को डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल्स 2x. y इक्वल्स 2x मिल गया. इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. ये वाला सेकेंड इक्वेशन है जो हमने लिखा है 10x plus y is 2xy. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन. ओके, तो यहाँ पे y की जगह पे आई विल राइट 2x. तो ये हो गया 12x इक्वल्स 4x square. So 4x square minus 12x is 0. So 4x common, x minus 3 is 0. So 4x is 0 और x minus 3 is 0. So x is 0 और x is 3. 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि x 0 अगर हो गया तो y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि y is 2x है ना. तो x को मैं 3 लूंगा और y है 2x, मतलब y is 2 into 3 6. तो y आपको 6 मिला. दैट मीन्स योर नंबर इज 36. ओके, so our exercise B is also complete. Copy it. That's it for today. You can leave the meeting once done.